हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी हम यूपीएससी का एक चैप्टर नहीं बोल सकते, एक सब्जेक्ट पढ़ेंगे जिसमें हम भूगोल स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी 11th और 12th की आप पढ़ सकते हो, बट उसको पढ़ने से पहले मुझे लगता है कि बेसिक स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, जिसमें से 6 से लेके हमें 12th तक पढ़ेंगे हम अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो यहाँ पे पहला हम ये क्लास 6 में लिखा है पृथ्वी हमारा आवास। ये देखिए यहाँ पे लिखा है क्लास 6 के लिए भूगोल पाठ्यपुस्तक विषय सूची में। इसमें 8 चैप्टर हैं। पहला चैप्टर है सौरमंडल में भारत पृथ्वी, और दूसरा चैप्टर हमारा है भूगोल अक्षांश एवं देशांतर। तीसरा चैप्टर है हमारा पृथ्वी की गतियाँ। चौथा फोर्थ वन है हमारा मानचित्र। पांचवा है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। छठा है हमारा पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। छठा है 7th है हमारा देश भारत। और 8वां हमारा है भारत, जिसमें आप जलवायु के बारे में पढ़ेंगे, वनस्पति के बारे में पढ़ेंगे तथा अन्य जीवों के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी हम पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, सौरमंडल में पृथ्वी। आपने देखा होगा कि जब सूर्यास्त हो जाता है तो हमें आसमान में, आप लोग पढ़ सकते हो क्योंकि पढ़ने का तो काम मेरा है, मतलब पढ़ के तो मैं भी आपको बता सकती हूँ, लेकिन मुझे पता है हिंदी तो सबको आती है, तो हिंदी आप आराम से पढ़ सकते हो, ऐसा कुछ है नहीं, बट थोड़ा हम समझ लेते हैं कि इसमें क्या है। तो देखते होगे कि आप लोग जब सूर्यास्त होता है तो आसमान में एक इक्का दुक्का छोटे, पहले स्टार्टिंग में तो हमें इक्का दुक्का ही चमकते हुए बिंदु दिखते हैं, फिर लेकिन आप कुछ टाइम के बाद आप देखते हो कि उनकी संख्या धीरे धीरे बढ़ने लगती है जैसे अंधेरा होता जाता है, और जिनकी गणना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है, तो उनकी गणना हो नहीं पाती है। और वो चमकते हुए तारे कुछ हमें बहुत चमकीले दिखते हैं, कुछ हमें धुंधले दिखते हैं, वो आप लोगों ने देखा होगा। और ऐसा प्रतीत होता है कि पूरे आकाश में आपको हीरे जड़े हुए हैं, कुछ टिमटिमाते हैं, कुछ नहीं टिमटिमाते हैं। और जिसमें जैसे यहाँ पे लिखा है कि चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देख सकते हैं, मतलब आप चंद्रमा को भी प्रतिदिन देख सकते हैं, या अलग अलग समय पर अलग आकार तथा अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। जैसे चंद्रमा को आपको पता ही होगा कि पूरे चंद्रमा को लगभग 1 महीने में एक बार ही देख सकते हैं, या पूरी चंद्रमा वाली रात, या फिर पूर्णिमा भी बोलते हैं, जैसे बहुत लोगों ने सुना होगा पूर्णिमा की रात है बोलते हैं घर में लोग। फिर उसके बाद क्या होता है, 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते हैं, या नए चंद्रमा की रात्रि या फिर अमावस्या भी होती है। ऐसी रात में अगर आसमान साफ़ है तो आप आसमान का जो अवलोकन है, जिनको हम बोलते हैं देखने, जिसमें आप आसमान के बारे में समझ सकते हो, जान सकते हो, वो बहुत ही आसानी से आप जान सकते हो। जिसमें से आप ये लाइन, आप जैसे आप ये सब पढ़ ही सकते हो, इसमें कुछ पढ़ाने जैसा है नहीं मेरे को लगता है। आपको ना समझ में आए तो आप टाइम ले लेना, आराम से पढ़ लेना। दूसरा यहाँ पे ये लाइन देख लेते हैं, सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है उनको खगोलीय पिंड कहते हैं। तो ये वाला लाइन जो मैं अभी हाईलाइट कर रही हूँ, तो इनको थोड़ा सा आप मतलब देख लेना। जैसे यहाँ से सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात्र के समय आसमान में चमकती हैं, इनको खगोलीय, मतलब जो वस्तुएं आपको रात में चमकती दिखें भाई, वो सारी की सारी आपकी खगोलीय पिंड हैं। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है। कुछ ही खगोलीय पिंड होते हैं जिनके पास अपनी खुद का ऊष्मा और प्रकाश होता है। और जो हमारे ऐसे खगोलीय, मतलब जो बहुत बड़ी मात्रा में प्रकाश को उत्सर्जित करते हैं, इन खगोलीय पिंडों को आप देख सकते हो कि तारा भी कहते हैं। जैसे सूर्य हमारा क्या है, एक तारा है।
अब सबको पता होगा सूर्य हमारा एक तारा है जिसकी वजह से हमें ऊष्मा और प्रकाश मिलता है। फिर यहाँ पे हम देख लेते हैं। अब इसमें आप लोग लाइन पढ़ लेना, अगर आपको कुछ भी डाउट होगा तो आप कमेंट करना। अगर मेरे को अगर इन सब में कुछ डाउट होगा तो आप कमेंट करना, मैं बता दूंगी। फिर यहाँ पे आ जाते हैं इसमें। रात में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाए गए विविध आकृतियों को देख सकते हैं। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं, ये सब याद रखना। अर्शा मेजर या फिर बिग बियर कहते हैं, जिनसे मतलब जिन तारों को मतलब जिन विभिन्न मतलब आप आसमान में जब देखते हो, आपको तारों के जो विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई जो एक विविध आकृति, जैसे इस चित्र में दिखाया गया है। ये यहाँ पे बहुत तारों का समूह है। ये सप्तऋषि तारे होते हैं, जैसे 2, 2, 4, 2, 3, 6, 1, 7। इन तारों के जैसे उत्तर के डायरेक्शन में आप इनको संकेत तारा भी कहते हैं। इन डायरेक्शन में आप जाओगे तो यहाँ पे आपको ये ध्रुव तारा दिखाई पड़ेगा। ठीक है, आप सप्तऋषि के यहाँ पे देखो, आप लिखा गया है साफ साफ शब्दों में, सप्तमी ऋषि मतलब 7 ऋषि हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे देखो यहाँ पे ये साफ साफ लिखा है। उत्तर तारा, उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है, इसे ध्रुव तारा भी कहते हैं। अधिक तारों तो यहाँ से आप पढ़ सकते हो ध्रुव तारा किसे कहते हैं। फिर ग्रह क्या होता है? कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। जो तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, जिनकी खुद की ऊष्मा नहीं होता है, खुद का प्रकाश नहीं होता है, ऐसे पिंडों को हम ग्रह कहते हैं। या फिर आप अंग्रेजी में आप प्लैनेट भी बोल सकते हो। आपने ये भी देखा होगा, ये ग्रीक भाषा से आया है ये वाला, और उसका अर्थ जो होता है परिभ्रमक होता है, मतलब कि चारों ओर घूमने वाले। मतलब पृथ्वी जैसे है वो भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा को देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होती है। जब आप चंद्रमा पे जाओगे और पृथ्वी को नीचे देखोगे तो आपको यह चमकती हुई प्रतीत होती दिखेगी। जैसे हम अपने चंद्रमा को हम देखते हैं यहाँ से तो मुँह में चमकता हुआ प्रतीत होता है, जबकि उसका खुद का कोई ऊष्मा नहीं है, वो सूर्य की ऊष्मा से चमकता है। तो यहाँ पे कुछ ये हाइलाइटेड पॉइंट्स हैं जिसमें आप देख सकते हो कि सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा जो अपना लगाता है बुध, वो 88 डेज में लगाता है, बट जो अपनी ही धुरी पे घूमता है वो 58। ऐसे ही आपको शुक्र का मिल जाएगा, पृथ्वी का मिल जाएगा, मंगल का मिल जाएगा। अब यहाँ पे आप ये भी देख सकते हो बृहस्पति, शनि, आगे आप सब कुछ देख सकते हो। अगर ना समझ में आए तो ध्यान से वीडियो को पॉज करना, फिर उसके बाद आप लोग आराम से देखना। फिर आप यहाँ पे सौरमंडल पढ़ सकते हो। ये सौरमंडल क्या है? जिसमें सूर्य है, 8 ग्रह है, उपग्रह है तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे कि क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलाकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुखिया सूर्य है। इन सभी का मुखिया सूर्य है, सूर्य भगवान। मतलब यहाँ पे सूर्य के बारे में आप समझ सकते हो। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा है एवं अधिक गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल इससे सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। एक सूर्य ही है जिसकी वजह से प्रकाश सौरमंडल में हो रहा है, लेकिन हम इसमें अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे काफ़ी दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़
किलोमीटर दूर है, बहुत 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 दूर है मतलब। और फिर आप यहाँ पे ये देख सकते हो कि हमारे सौरमंडल में, यहाँ पे देख सकते हो कि सौरमंडल जो अपना है इसमें कौन कौन से ग्रह है, बुध है, शुक्र है, यहाँ पे नाम लिखे गए हैं। और इनको याद करने का ये बहुत इफ़ेक्टिव तरीका है, जिनका इंग्लिश में अगर याद करना हो तो मैं इंग्लिश का भी नाम दिखा देती हूँ आपको। यहाँ पे इंग्लिश में आपने से देख लिया MEVEMSJUN। अब हम फिर से उसी पेज पे जाते हैं जहाँ पे आप ये देख सकते हो कि MEVEMGSUN। आप लोग ये आराम से पढ़ सकते हो। ये भी आप पढ़ सकते हो कि जो प्लूटो है उसको अगस्त 2006 में इसको मतलब जो भी 2000 यहाँ पे जो प्लूटो का जो, अब तो प्लूटो है ही नहीं, तो ये आप इसको बौना ग्रह भी कहते हैं। ये कभी कभी क्वेश्चन में पूछ सकता है। और पृथ्वी के बारे में भी आप पढ़ सकते हो। सूर्य से दूरी के हिसाब से ये तीसरा ग्रह माना जाता है, और आकार के हिसाब से अगर आप देखते हो तो ये पांचवा ग्रह है। और यह अपनी धुरी, क्योंकि इसको जियोइड बोला जाता है अंग्रेजी में, जियोइड शेप में है अपनी पृथ्वी। और इस पे अपना जल मतलब देखा जाए तो जल इसी पे संभव है, पृथ्वी पे। और जीवन के लिए ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है, जो कि पृथ्वी पे ही संभव है, और किसी ग्रह पे मतलब जीवन पाया नहीं जाता, क्योंकि ऑक्सीजन अभी तक तो नहीं पाया गया है। जल शायद चंद्रमा पे पाया गया है, जो हमारे वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया है। अभी उसका भी पूर्णता वो नहीं देख सकते हैं, लेकिन हाँ उसमें ऐसा संभावना है कि चंद्रमा पे जल की संभावना हो सकती है। तो पृथ्वी ही एक ऐसा अनमोल ग्रह है जिसको बोल सकते हैं यूनिक ग्रह बोल सकते हो, जिन पे जीवन संभव पाया गया है। और अगर आप मतलब ये देखो यहाँ पे लिखा गया है, अंतरिक्ष से अगर पृथ्वी को आप देखते हो तो ये नीला दिखता है, क्योंकि इसमें 2/3 सतह पानी से ही ढकी हुई है, इसीलिए पृथ्वी हमारी नीली दिखती है। और चंद्रमा के भी बारे में आप पढ़ सकते हो। यहाँ पे आराम से आप ये चीज़ याद रखना, बहुत हो सकता है यूपीएससी में ये क्वेश्चन आ जाए। तो जिसमें से यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है, ठीक है। और ये भी है क्योंकि ये पृथ्वी के पास है इसलिए बड़ा दिखता है, नहीं तो हमारी पृथ्वी से काफ़ी छोटा है चंद्रमा। अब यहाँ पे ये भी देख सकते हो, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। ये पॉइंट याद रखने लायक है। और क्षुद्र ग्रह किसे कहते हैं ये बेसिक आप पढ़ लो, क्योंकि ज़रूरी है ये सब। क्षुद्र ग्रह किसे कहते हैं, या फिर उल्का पिंड क्या होता है, ये भी ज़रूरी है याद करना। ब्रह्मांड क्या है, आकाश गंगाओं से मिलकर हमारा जो ब्रह्मांड बना हुआ है, ये भी आप पढ़ लो। अगर क्योंकि पढ़ाने जैसा कुछ है नहीं इसमें, बट हाँ अगर आपको समझ में ना आए, ये कुछ क्वेश्चन है जो कि क्लास 6 में पूछे जाते हैं, जिसमें आपके ग्रह और तारों में क्या अंतर है। अब आपने पढ़ा ऊपर, आपको बताना चाहिए कि ग्रह और तारों में क्या अंतर है। आप मुझे लग रहा है कि आपको अभ्यास करना चाहिए। तो आप लोग आज अगर ये मतलब लेक्चर पढ़ते हैं, और पढ़ने के बाद खुद में रिवाइज़ करिए कि क्या हमें ये डिफरेंस दोनों में पता है कि ग्रह क्या है, तारा क्या है। और अगर दोनों का डिफरेंस, अगर दोनों की परिभाषा हमें पता होगी तो दोनों के बीच का अंतर भी समझ में आ जाएगा। और सौरमंडल से आप क्या समझते हैं, अभी आपने पढ़ा ऊपर सौरमंडल क्या है। फिर ये भी बताइए, सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार सभी ग्रहों के नाम लिखिए। अभी जो आपने सभी ग्रहों के नाम, एक टेक्निक भी याद किया था आपने। और पृथ्वी अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है, ये आपने अभी पढ़ा कि अद्भुत क्यों है, क्योंकि भाई उसमें पृथ्वी के पास पानी है, ऑक्सीजन है, जो कि और सारे ग्रहों के पास नहीं उपलब्ध है। और हम हमेशा चंद्रमा के मतलब एक ही भाग को देख पाते हैं, ये आपने पढ़ा है। ब्रह्मांड क्या है, अभी आपने पढ़ा है। किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। आप बताओ, आप इनमें से कोई एक ही आंसर सही होगा। अभी हमने, अगर आपने चैप्टर को ध्यान से पढ़ा होगा तो हमने पढ़ा है कि पृथ्वी किस ग्रह का जुड़वा ग्रह, मतलब पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किस ग्रह को बोला जाता है, या तो बृहस्पति को, या तो शनि को, या तो शुक्र को। शनि को इसलिए नहीं बोला जाता क्योंकि आपको पता है उसके मतलब पृथ्वी का कोई साइड में सर्कल नहीं है जिसको एक रिंग जैसा आप देखते होगे, शनि के साइड में रिंग होता है। तो ये तो बृहस्पति होगा या तो शुक्र होगा, इतना मैंने हिंट दे दिया है। अब आप लोग देखिए और दोबारा पढ़िए और बताइए, जवाब दीजिए, कमेंट करिए नीचे।
सूर्य से तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह कौन से है? अभी हमने ये क्वेश्चन पढ़ा है। अगर आपने थोड़ा सा ध्यान दिया होगा तो आपको बहुत इजीली आप इसका रिप्लाई बता सकते हैं। ये तो बुध है, या तो शुक्र है, या तो हमारी पृथ्वी है। अब आप कमेंट करिएगा, मैं जानना चाहती हूँ कि किसका आंसर सही होता है। तीसरा क्या है? सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं? अब आप अगर बता देंगे तो भाई कमेंट में नो भाई, क्योंकि ये बहुत इजी क्वेश्चन है और आप चाहें तो बहुत ही आसानी से बता सकते हैं। क्योंकि अभी अगर आपने ध्यान से लाइन टू लाइन पढ़ा होगा तो आप बहुत अच्छे से रिप्लाई दे सकते हैं, बहुत अच्छा बता सकते हैं। आप कमेंट में बताइएगा। ध्रुव तारे के किस दिशा का ज्ञान होता है? ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान होता है? भाई वो जो लड़की खड़ी थी आपने देखा, जिसमें सप्तऋषि बने हुए थे। तो आप अगर इतना हिंट तो दे दिया मैंने, अभी आप चाहो तो बता सकते हो। फिर चौथा क्वेश्चन क्या है? क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच में पाया जाता है? अब आप ये क्वेश्चन अगर आपने ध्यान से देखा होगा वो चित्र, तो आप बता सकते हो। मैं चाहूँ तो दोबारा जाऊँगी तो वहाँ पे आपको सारे क्वेश्चन का रिप्लाई मिल जाएगा, बट मैं चाहती हूँ आप लोग खुद से देखो और फिर बीच लास्ट में जाके कमेंट करो। ये खाली स्थान आपको भरने हैं, जिसमें से डैश का एक समूह जो विभिन्न परिरूपों का निर्माण करता है उसे कहते हैं। अब आपको याद होगा अगर आपने ये लाइन ध्यान से पढ़ी होगी, तारों की एक बहुत बड़ी प्रणाली को डैश कहा जाता है। पृथ्वी के सबसे करीब बताओ डैश क्या है? सूर्य के तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह। बहुत आसान है, आप लोग चाहो तो बता सकते हो। तो फिर चलते हैं। ये सब तो ठीक है, ये सब ठीक है, लेकिन बेसिक आपको पता होना चाहिए। ये देखिए आपका हिंट मिल गया। अगर आप ध्यान दोगे तो आपको बहुत आसानी से कर सकते हो, बट ठीक है, मुझे पता है आप लोग कर लोगे। कमेंट करना, मैं देखना चाहती हूँ क्या क्या आप लोगों ने किए हुए। फिर हम कल से स्टार्ट करेंगे सेकंड चैप्टर, जो कि बहुत ही अच्छा है, जिसमें आप बहुत सारी चीज़ें सीखोगे कि डेट, मतलब इसी के थ्रू हम डेट और टाइम का पता लगाते हैं। तो ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग होगा। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं। और जो मैंने ये क्वेश्चंस दिए हैं, मैं यही उम्मीद करूँगी कि आप लोग करोगे और साथ साथ मैं भी करूँगी, क्योंकि मुझे भी पढ़ना है और आप लोग को भी तो पढ़ना है। तो ये वाले क्वेश्चंस प्लीज़ कवर करना और बताना, कमेंट करना नीचे कि आप लोगों ने क्या क्या पढ़ाई किया, क्या क्या नहीं किया। और फिर मिलते हैं हम कल। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर योर पेशेंस, क्योंकि पेशेंस बहुत बड़ी चीज़ होती है, जो कि मुझ में भी नहीं है, आप लोगों में भी नहीं होगी। कुछ टाइम के पढ़ने के बाद हम बोर हो जाते हैं। तो थैंक यू फॉर योर पेशेंस। और कल हम लोग कंटिन्यू करेंगे अगर पॉसिबल हुआ तो। कल जो हमने बोला है सेकंड चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। और एक बार आप पढ़िएगा तो ही आप वो जो क्वेश्चंस लिखे गए हैं उनका रिप्लाई आप तभी दे पाओगे। नहीं तो अगर आप ऐसे सोचोगे बिना पढ़े रिप्लाई दे दे तो गलत हो जाएगा। फिर अगर आप एग्ज़ाम में भी बैठोगे ना, क्योंकि जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा सीखोगे। और मैं ये भी बोलूँगी, अगर आप पढ़ रहे हो तो अभी पूरा पढ़ो एक बार हिंदी में, फिर उसके बाद आप रिवाइज़ करो इंग्लिश में, तो ही आपको चीज़ें बहुत नीट एंड क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि हिंदी पढ़ने के बाद अगर आप अंग्रेजी में जाते हो तो चीज़ें अगर जो ना भी समझ आ रही हो तो भी समझ आ जाती हैं। तो इसीलिए हम बोलेंगे पहले हिंदी में आप पढ़ लो, फिर उसके बाद इंग्लिश में पढ़ लेना। तो फिर कल मिलते हैं। अपना सेकंड चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होगा, ग्लोब है ये, यहीं से स्टार्ट करेंगे, और जिसमें हम बहुत सारी चीज़ें देखेंगे। आप लोग ये देख सकते हो एंगल्स, फिर लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, जिसको उनको अंग्रेजी में बोलते हैं। और अंग्रेजी भी हम कवर करेंगे, क्योंकि अंग्रेजी भी कवर करना अच्छा है। ये देखिए मानचित्र, जिसमें आप देख सकते हो प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, जितने महासागर हैं सारे महासागर आ गए हैं। तो अच्छा है, कम से कम आप लोगों ने अगर तैयार कर लिया आने वाले टाइम में बेस्ट होगा। ये 82.82.5 ये अपना देशांतर लेते हैं समय निकालने के लिए। भारत का समय कैसे निकालना है। ठीक है गाइस, फिर कल मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। और कल आप लोगों ने अगर प्रैक्टिस कर लिया, अगर आप लोग को सच में मतलब
उन जो मैंने क्वेश्चंस दिए अगर सच में उनके जवाब पता होंगे तो आप लोग कमेंट करना, और मैं देखती हूँ किनका सही होगा। फिर मैं लास्ट में मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, अगर आप लोग चाहोगे तो ये सारे PDF मैं वहाँ पे अपलोड कर दूँगी, और ये सारे क्वेश्चंस भी अपलोड कर दूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू गाइस, मिलते हैं।